नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। अदालतों में जो झूठे बयान दिए जाते हैं और उसके कानूनी नतीजे क्या होते हैं। हाँ, ये एक गंभीर विषय है। हमने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और अलग-अलग हाई कोर्ट्स के कुछ महत्वपूर्ण फैसलों को देखा है। कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि हमारी न्याय व्यवस्था इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेती है और क्यों लेती है। हाँ, अक्सर ऐसा लगता है ना कि कोर्ट में शायद कोई छोटी-मोटी गलत बात कह दी तो चल जाता होगा, हाँ, ये धारणा हो सकती है। लेकिन जो हमने पढ़ा है वो बताता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो इसे बहुत सख्ती से लिया है। कहा है कि ये सीधे-सीधे कानून के शासन पर हमला है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ कोई प्रोसीजरल गलती नहीं है। हम्म, ये न्याय प्रणाली की जो बुनियाद है, उसकी पवित्रता और सबसे जरूरी उस पर जनता का जो भरोसा है, उससे जुड़ा सवाल है। सही। जब कोई शपथ लेकर झूठ बोलता है तो वो सिर्फ कोर्ट को गुमराह नहीं कर रहा होता, वो पूरे सिस्टम में भरोसे को कमजोर करता है। और ये जो फैसले हैं ये दिखाते हैं कि अदालतें इस भरोसे को बचाने के लिए कितनी सजग हैं। तो चले इसको थोड़ा और खोलते हैं। अदालतों में झूठ बोलना ये सिर्फ एक क्या कहते हैं अनैतिक काम क्यों नहीं है? क्यों इसे इतना गंभीर अपराध माना जाता है? कोई खास मामला है जो इसकी गंभीरता बताता हो? हाँ, देखिए, रीता मार्कंडे वाला जो मामला था 1996 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की थी। अच्छा। कोर्ट ने साफ कहा कि झूठे हलफनामे देना, यानी शपथ लेकर झूठा लिख देना या कसम खाकर झूठा बयान देना, ये महज झूठ बोलना नहीं है, ये कानून के शासन पर सीधा हमला है। इसी तरह एक और केस था चंद्रेश वाला। उसमें भी कोर्ट ने यही माना कि जो लोग धोखाधड़ी करके अदालती प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल करते हैं वो न्याय देने के काम में सीधे सीधे बाधा डालते हैं। मतलब ये तो सीधे न्याय की प्रक्रिया को ही चोट पहुंचाने जैसा हो गया। बिल्कुल, एकदम। इसीलिए अदालतों का रवैया इतना सख्त है। हाँ, इसीलिए मकसद सिर्फ ये नहीं कि जिसने गलती की उसे सजा मिले, बल्कि समाज में भी एक साफ संदेश जाए कि भाई इस तरह का बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक तरह से डेटरेंट इफेक्ट दूसरों को रोकने के लिए। बिल्कुल। और एक और बात है, जैसा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एसएमटी ऋतु वाले मामले में चिंता जताई थी, जब झूठे दावे आम होने लगते हैं तो उससे कोर्ट की गरिमा भी कम होती है। हाँ, ये भी सही है। अच्छा, यहाँ एक दिलचस्प सवाल आता है मेरे मन में। क्या कोई ऊंचा पद या वर्दी किसी को बचा सकती है? मतलब अगर कोई बड़ा अधिकारी या पुलिस वाला झूठा बयान दे तो क्या होता है? वो धनंजय शर्मा वाला केस शायद इसी से जुड़ा था, 1995 का। हाँ हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वो मामला एकदम सटीक उदाहरण है इस बात का कि कानून की नजर में सब बराबर है, पद चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो। उसमें क्या हुआ था? उसमें सीबीआई जांच हुई थी बाकायदा, और पाया गया कि कुछ सीनियर पुलिस अधिकारियों ने कोर्ट में झूठे हलफनामे दाखिल किए थे, जानबूझकर। अरे, तो फिर? नतीजा सजा हुई। उस वक्त हिसार के एसपी थे श्री अनिल डाबरा, उन्हें 2 महीने की सजा हुई। एसपी को? हाँ, और एडिशनल एसपी श्री श्यामलाल गोयल और एसएचओ श्री राजेंद्र सिंह, उन्हें 3-3 महीने की सजा और जुर्माना भी लगा। बाप रे, तो पुलिस अधिकारियों पर भी इतनी सख्त कार्रवाई, ये तो वाकई बड़ी बात है। पर क्या ये सिर्फ पुलिस या प्रशासनिक अधिकारियों तक की बात सीमित है, या फिर जो लोग न्याय व्यवस्था के अंदर काम करते हैं उन पर भी यही सिद्धांत लागू होता है? अरे, ये सिद्धांत तो सब पर लागू होता है, कोई अपवाद नहीं। यहाँ तक कि न्यायपालिका से जुड़े लोगों पर भी। मोहम्मद नाजिर वाला केस देखिए 2022 का। हाँ, उसमें क्या था? उसमें तो एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मतलब सीजेएम पर ही गंभीर आरोप थे। गवाह के बयान गढ़ने का आरोप, गलत इरादे से वारंट जारी करने का आरोप। क्या बात कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट पर? हाँ। और केरला हाई कोर्ट ने इस पर बहुत ही कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा कि अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो वो मजिस्ट्रेट 1 सेकंड के लिए भी पद पर बने रहने के लायक नहीं है। ओह। कोर्ट ने उन्हें तुरंत सस्पेंड करने का निर्देश दिया। और साफ कहा कि कानून देश के हर नागरिक पर लागू होता है, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो या जज। तो ये न्यायिक अधिकारियों के लिए भी उतने ही ऊंचे मानक तय करता है। कोई छूट नहीं। ठीक है, तो अधिकारियों की जवाबदेही तो समझ आती है, पर अगर कोई आम इंसान, एक सामान्य नागरिक कोर्ट में झूठी जानकारी दे दे, मान लीजिए किसी ने झूठा पता बता दिया या किसी दावे में कोई गलत जानकारी दे दी, तो उसका क्या? आम नागरिकों के मामलों में भी अदालतें उतनी ही सख्त हैं। सिद्धांत तो वही है, न्याय प्रक्रिया की पवित्रता बनी रहनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठी जानकारी देता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। वही सीआरपीसी की धारा 340, जो अब नई संहिता
बीएनएसएस में धारा 379 हो गई है, उसके तहत कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए जा सकते हैं और दिए भी गए हैं कई मामलों में। अच्छा, कोई हाल का उदाहरण है या कोई खास केस जिसमें आम नागरिक पर कार्रवाई हुई हो? हाँ, कई हैं। जैसे एक मामला था अभिषेक दुबे का। उसमें किसी ने झूठी गवाही देकर गलत तरीके से ज्यादा मेंटेनेंस मतलब गुजारा भत्ता हासिल कर लिया था। ओह, ऐसा भी होता है? हाँ, और एक और महत्वपूर्ण केस था मरे एंड कंपनी वाला, साल 2000 का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि हल्फनामे में झूठा बयान देना गंभीर प्रकृति का काम है और ये कोर्ट की अवमानना भी है। और अभी हाल में गुजरात का एक केस काफी चर्चा में रहा, सेजल बिन तेजस भाई चोतिया वाला। उसमें एक महिला ने मेंटेनेंस का दावा किया लेकिन अपनी आमदनी छिपाई। क्या छिपाया था? बाद में पता चला कि उन्हें पिछले तलाक के सेटलमेंट से काफी पैसा मिला था। उनका अपना बिजनेस भी था, लाखों के फिक्स डिपॉजिट से। ये सब उन्होंने कोर्ट को बताया ही नहीं था। अच्छा। तो मतलब फाइनेंशियल मामलों में भी पूरी सच्चाई बतानी जरूरी है, छिपाना नहीं चलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। कोर्ट ने इस मामले में साफ कहा कि न्याय के हित में यही सही होगा कि उनके खिलाफ झूठी गवाही यानी पर्जरी का मुकदमा चलाया जाए। तो मतलब साफ है, चाहे जानबूझकर इनकम छिपाओ या झूठा पता दो या किसी भी तरह से अदालत को गुमराह करो, अदालतें इसे हल्के में नहीं लेती। तो ये जो कानूनी कार्रवाई है जिसका आपने जिक्र किया, सीआरपीसी 340 या अब बीएनएसएस 379, ये शुरू कैसे होती है? इसकी क्या प्रक्रिया है? क्या ये बहुत पेचीदा है? देखिए, प्रक्रिया तो कानून में दी हुई है, लेकिन उसके पीछे के जो सिद्धांत हैं वो समझना जरूरी है। कुछ मुख्य बातें हैं इसमें। हाँ, बताइए। पहली बात, ये कार्रवाई कब शुरू हो सकती है? तो ये केस के किसी भी स्टेज पर हो सकती है। ऐसा नहीं कि केस खत्म होने का इंतजार करना है। केनेथ डिसू वाले केस में यही कहा गया था। किसी भी स्टेज पर। अच्छा। दूसरी बात, इसे शुरू करने के लिए चाहिए क्या? क्या कोई बहुत बड़ा सबूत चाहिए? नहीं, कोर्ट को बस एक प्रथम दृष्टया राय बनानी होती है। प्रथम दृष्टया मतलब पहली नजर में मोटे तौर पर देखने पर ऐसा लगना कि हाँ, शायद जानबूझकर झूठ बोला गया है और इसकी जांच करना जरूरी हो सकता है। बस इतना ही। सीटीआर मैन्युफैक्चरिंग वाले केस में यही साफ किया गया था। अच्छा, तो मतलब कोई पुख्ता सबूत शुरू में ही नहीं चाहिए, बस एक शुरुआती शक काफी है कि शायद झूठ बोला गया है। हाँ, शुरुआती स्तर पर बस इतना ही। लेकिन तीसरी और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्या हर छोटी मोटी गलती पर या हर बार जब बयान में थोड़ा फर्क दिखे तो कार्रवाई हो जाती है? हाँ, ये सवाल तो है। नहीं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केटीएमएस मोहम्मद वाले केस में 1992 में साफ किया था कि सिर्फ बयान में विरोधाभास होना काफी नहीं है। तो फिर क्या देखना होता है? कोर्ट को ये देखना होता है कि क्या बयान जानबूझकर झूठा दिया गया था, और दूसरी बात, क्या इस पर कार्रवाई करना न्याय के हित में समीचीन है। समीचीन मतलब एक्सपीडियंट, इसका क्या मतलब हुआ? समीचीन का मतलब है कि क्या कार्रवाई करना वाकई जरूरी और व्यवहारिक है या ये सिर्फ प्रक्रिया को बेवजह लंबा खींचेगा। क्या इससे न्याय के लक्ष्य को पाने में मदद मिलेगी? इस शक्ति का इस्तेमाल, कोर्ट ने कहा, बहुत सावधानी से करना है। समझ गया। तो मतलब हर छोटी गलती पर केस नहीं होता, बल्कि जब लगता है कि जानबूझकर सिस्टम को धोखा देने की कोशिश हुई है और उस पर एक्शन लेना न्याय के लिए जरूरी है, तभी यह कदम उठाया जाता है। बिल्कुल सही, एकदम यही बात है। चौथी बात, क्या जिस व्यक्ति पर आरोप लग रहा है उसे शुरुआती चरण में सुना जाता है, जब कोर्ट सिर्फ ये तय कर रही हो कि शिकायत दर्ज करनी है या नहीं? हाँ, ये भी जरूरी सवाल है। तो उस स्टेज पर आरोपी पक्ष को सुनना अनिवार्य नहीं है। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम हरेश विरमल मिलानी जैसे मामलों में ये कहा गया, ताकि प्रक्रिया में बेवजह देरी ना हो। ठीक है। और पांचवी बात, क्या कोर्ट को पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मतलब प्रारंभिक जांच करानी पड़ती है? नहीं, ये भी अनिवार्य नहीं है। प्रीतिश बनाम महाराष्ट्र राज्य वाले केस 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया था कि कोर्ट प्रारंभिक जांच करने के लिए बाध्य नहीं है। अच्छा। लेकिन हाँ, अगर कोर्ट को जरूरत महसूस होती है या कोई संदेह होता है जिसे वो स्पष्ट करना चाहती है, तो वो अपने विवेक से, अपनी समझ से ऐसी जांच का आदेश दे सकती है, और इसमें वो पुलिस की या सीबीआई की मदद भी ले सकती है। पर ये पूरी तरह कोर्ट के विवेक पर है, अनिवार्य नहीं है। लेकिन इन सब प्रक्रियाओं में भले ही सावधानी बरती जाए, समय तो लग सकता है ना, है ना? क्या इससे जो मुख्य केस चल रहा है उसमें न्याय मिलने में देरी का खतरा नहीं रहता? मतलब झूठे बयान वाला मामला अलग से चलता रहे
तो ओरिजिनल केस का क्या होगा? ये बहुत जायज चिंता है और न्यायपालिका भी इस बात को समझती है। इसीलिए तेजी से निपटारे पर जोर दिया जाता है। अच्छा, कैसे? मिसाल के तौर पर एक केस था इलेक्ट्रा मिनीजियस बनाम महाराष्ट्र राज्य। उसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालतों को साफ निर्देश दिया था कि वो धारा 340 सीआरपीसी, अब 379 बीएनएसएस और धारा 195 के तहत जो अर्जियां आती हैं, उन्हें आदेश की कॉपी मिलने की तारीख से 2 महीने के भीतर निपटा दें। 2 महीने? ये तो काफी तेज है। हाँ, कोशिश यही रहती है कि ये मामले मुख्य केस को ज्यादा प्रभावित ना करें और बेवजह सालों साल लटके ना रहें। और एक स्थिति और सोचिए, मान लीजिए किसी दस्तावेज की जालसाजी का आरोप है। अब हो सकता है इस पर सिविल कोर्ट में भी केस चल रहा हो और क्रिमिनल कोर्ट में भी। ऐसा होता है ना कई बार। हाँ, बिल्कुल होता है। तो ऐसे में किसे प्राथमिकता दी जाएगी? कौन सा केस पहले चलेगा? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका समाधान सुप्रीम कोर्ट ने किया था इकबाल सिंह मारवा बनाम मीनाक्षी मारवा वाले ऐतिहासिक फैसले में 2005 में। अच्छा, उसमें क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने ये सिद्धांत स्थापित किया कि जब एक ही मुद्दे पर सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह की कार्रवाई चल रही हो तो आपराधिक मामलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मतलब क्रिमिनल केस पहले चलेगा। क्रिमिनल केस को प्राथमिकता, इसके पीछे क्या तर्क था? तर्क ये था कि क्रिमिनल जस्टिस का संबंध सिर्फ पार्टियों से नहीं बल्कि पूरे समाज के हित से होता है। कोर्ट ने कहा, सार्वजनिक हित की मांग है कि आपराधिक न्याय तेज और सुनिश्चित हो, ताकि न केवल न्याय हो बल्कि समाज में ये संदेश भी जाए कि अपराध करने पर सजा मिलती है। इसका एक निवारक असर होता है, मतलब दूसरों को ऐसा करने से रोकता है। इसीलिए क्रिमिनल केस को तेजी से आगे बढ़ाना ज्यादा जरूरी माना गया। हमने इतने सारे अहम फैसलों का जिक्र किया। क्या हम संक्षेप में ये देख सकते हैं कि समय के साथ इस कानून की समझ, खास तौर पे ये जो सीआरपीसी धारा 340 या अब बीएनएसएस 379 है, इसको लेकर कैसे विकसित हुई है? मतलब क्या बड़े बदलाव आए हैं सोच में? जरूर। इसके विकास को हम कुछ मुख्य पड़ावों में देख सकते हैं संक्षेप में। हाँ। शुरू में जैसे केटीएम्स मोहम्मद 1992 वाला फैसला था, उसने सावधानी बरतने पर जोर दिया कि हर विरोधाभास पर कार्रवाई ना हो और न्याय के हित में समीचीनता, मतलब कार्रवाई की जरूरत वाकई हो तभी आगे बढ़ें। ठीक है। फिर सच्चिदानंद सिंह 1998 ने ये साफ किया कि धारा 195 का जो प्रतिबंध है कि कोर्ट ही शिकायत करे, वो सिर्फ उन दस्तावेजों पर लागू होता है जो कोर्ट में पेश किए गए हों। अगर जालसाजी कोर्ट में लाने से पहले हुई है तो निजी शिकायत भी हो सकती है। अच्छा, फिर प्रीतिश 2002 और इकबाल सिंह मारवा 2005 ने समीचीनता वाले सिद्धांत को और मजबूत किया। इकबाल सिंह मारवा ने तो ये भी सुझाव दिया कि आमतौर पर मुख्य केस खत्म होने के बाद झूठी गवाही की शिकायत करना बेहतर रहता है, ताकि मुख्य केस पर असर ना पड़े। और इसी केस ने वो क्रिमिनल मामलों को प्राथमिकता देने वाला नियम भी बनाया। ये सब लॉजिकल लगता है। हाँ, लेकिन फिर बीच में एक दौर आया जब शारद पवार 2010 वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि धारा 340 के तहत शिकायत करने से पहले प्रारंभिक जांच और आरोपी को सुनना अनिवार्य है। अच्छा, ये तो पिछली बातों से अलग हो गया। हाँ, ये थोड़ा अलग था। लेकिन फिर हाल ही में स्टेट ऑफ पंजाब वी जसबीर सिंह 2022 वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शारद पवार के इस नजरिए को बदल दिया। बदल दिया? तो अब क्या स्थिति है? अब फिर से वही स्थिति है जो प्रीतिश वाले केस में थी, यानी ना तो प्रारंभिक जांच अनिवार्य है और ना ही शुरुआती स्तर पर आरोपी को सुनना अनिवार्य है। अच्छा, वापस पहले वाली स्थिति पर। हाँ, हालांकि कोर्ट अगर जरूरी समझे तो अपने विवेक से, अपनी समझ से ऐसा कर सकती है। वो अधिकार कोर्ट के पास हमेशा है। तो मतलब कानून लगातार एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ तो झूठे बयानों को रोकना है, सख्ती दिखानी है, तो दूसरी तरफ ये भी देखना है कि प्रक्रिया इतनी जटिल या बोझिल न हो जाए कि न्याय मिलने में ही देरी होने लगे। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि कैसे न्यायिक सोच भी समय के साथ व्यवहारिक जरूरतों और अनुभवों के आधार पर विकसित होती रहती है, बदलती रहती है। हाँ। उद्देश्य वही है, न्याय प्रशासन की शुचिता, इंटेग्रिटी बनाए रखना, लेकिन उसे प्रभावी और व्यावहारिक तरीके से करना। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर हमें कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है मेरे ख्याल से कि भारतीय न्याय व्यवस्था अदालती कार्यवाही में दिए गए किसी भी झूठे बयान, धोखाधड़ी या झूठी गवाही को बेहद गंभीरता से लेती है। हाँ, ये तो साफ है।
इसे महज एक प्रक्रिया की गलती नहीं माना जाता, इसे न्याय की बुनियाद पर, उसके आधार पर किया गया हमला माना जाता है। और ये सिर्फ सजा देने के बारे में नहीं है ना? बल्कि उस भरोसे को कायम रखने के बारे में है जो आम लोगों का न्याय प्रणाली में होता है। बिल्कुल, एकदम सही। इसका असली उद्देश्य, जैसा हमने बार बार कहा, न्याय प्रणाली की सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता को बनाए रखना है, क्योंकि उसी पर तो पूरा समाज टिका है। और जैसा हमने देखा, ये सिद्धांत बिना किसी भेदभाव के सभी पर लागू होता है, चाहे वो आम नागरिक हो, पुलिस अधिकारी हो या फिर खुद न्यायिक अधिकारी ही क्यों न हो। कानून सबके लिए बराबर है और सच्चाई की उम्मीद सबसे की जाती है। आज की इस पूरी बातचीत से एक दिलचस्प विचार आ रहा है मन में। जरा सोचिए, भविष्य में तकनीक की क्या भूमिका हो सकती है इसमें? तकनीक की भूमिका मतलब जैसे जैसे अदालती कार्रवाई की पूरी डिजिटल रिकॉर्डिंग आम होती जाएगी, या मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्लेषण में मदद करने लगेगी, तो क्या सच्चाई का पता लगाना और भी आसान हो जाएगा? ये तो सोचने वाली बात है। शायद हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो क्या ये जो प्रक्रियाएं हैं, जैसे सीआरपीसी धारा 340 या नई बीएनएसएस धारा 379, क्या इनकी जरूरत कम हो जाएगी या इनका रूप बदल जाएगा? ये सोचने वाली बात है कि तकनीक किस हद तक न्याय में सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करने में मददगार हो सकती है। हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है भविष्य के लिए। तकनीक कैसे बदलेगी इन चीजों को।